हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर ए एन क्लासेस। आज की वीडियो यूपी पुलिस प्रैक्टिस सेट जीएस जी के तहत प्रैक्टिस नंबर 10 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का एक शासक था? तो शुंग वंश का शासक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। अब अशोक किस वंश का शासक था? तो ये मौर्य वंश का शासक था। अब मौर्य वंश का संस्थापक कौन सा था? अगर मौर्य वंश का संस्थापक आपसे पूछ ले तो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद बिंदुसार भी किस वंश का संस्थापक था? तो ये भी मौर्य वंश का था। किस वंश का संस्थापक था? सॉरी, संस्थापक नहीं, शासक मौर्य वंश का। अब देखिए, मौर्य वंश का संस्थापक कौन सा हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य। अगर यही पूछ दे कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ। और बृहद्रथ की हत्या किसने कर दी? बृहद्रथ की हत्या की कौन? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने। और किस वंश की स्थापना कर दिया? स्थापना कर दी शुंग वंश की। किस वंश की? शुंग वंश की। और उसके बाद अब शुंग वंश का भी कोई अंतिम शासक रहा होगा कोई? देखिए, आसमान में टिकने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए हमेशा एक पैर कहाँ बना के रखिए? जमीन पर। तो शुंग वंश का अंतिम शासक कौन सा हो जाता है? अंतिम शासक, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन हो जाता है? देवभूति। और देवभूति की हत्या किसने कर दी? देवभूति की हत्या कर देता है वसुदेव। कौन? वसुदेव। और किस वंश की स्थापना करता है? वंश की स्थापना करता है, ये करता है कण्व वंश की। किस वंश की? कण्व वंश की स्थापना कर देता है। अब कण्व वंश का भी कोई अंतिम शासक रहा होगा? इसका अंतिम शासक, कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? कौन सा हो जाता है? सुशर्मा। कौन? सुशर्मा। और सुशर्मा की हत्या किसने कर दिया? सुशर्मा की हत्या कर देता है सिमुक। कौन? सॉरी, सिमुक। और सिमुक किस वंश की स्थापना कर देता है? सातवाहन वंश की। तो इस प्रकार ये देखिए एकदम शुरू से, शुंग वंश का शासक कौन सा हो जाता है? पुष्यमित्र शुंग। लेकिन और भी विकल्प दे रखा है, तो हम लोग अशोक को पकड़ लेते हैं। अशोक किस वंश का था? तो मौर्य वंश का था। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन सा था? तो मौर्य वंश का संस्थापक हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन हो गया? तो अंतिम शासक हो जाता है बृहद्रथ। और बृहद्रथ की हत्या किसने कर दी? तो पुष्यमित्र शुंग ने। अब पुष्यमित्र शुंग हत्या किया तो किस वंश की स्थापना कर दिया? शुंग वंश की। और शुंग वंश का भी अंतिम शासक रहा होगा, तो शुंग वंश का अंतिम शासक कौन हो जाता है? देवभूति। और देवभूति की हत्या किसने कर दिया? वसुदेव। अब वसुदेव ने किस वंश की स्थापना कर दिया? कण्व वंश की। और कण्व वंश का अंतिम शासक पूछ दे तो कौन है? सुशर्मा। सुशर्मा की हत्या किसने कर दी? सिमुक ने। और सिमुक किस वंश की स्थापना किया? तो ये किया सातवाहन वंश की। इस तरह और भी अगर अशोक के बारे में जाने तो अशोक कौन सा युद्ध किया था? कलिंग का युद्ध। इसका सबसे, कलिंग के युद्ध के बाद ये युद्ध को त्याग करके किस धर्म को अपना लिया? बौद्ध धर्म का अपना लिया। इसके दो पुत्र हुआ करते थे। दो पुत्र, एक पुत्र और एक पुत्री, अशोक और संघमित्रा। इन दोनों को, सॉरी, महेंद्र और संघमित्रा, इन दोनों को कहाँ भेजता है ये भेजता है श्रीलंका में। श्रीलंका किस लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, मौर्य साम्राज्य के प्रांतों एवं उनकी राजधानियों के साथ कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो उत्तरापर्थ का तक्षशिला बिल्कुल सही है। अवंती का उज्जैनी, कलिंग का सुवर्णगिरी न होकर के, कलिंग का सुवर्णगिरी न होकर क्या होता था? तोसली हुआ करता था।
और दक्षिणापथ का सुवर्णगिरी, ये भी सही है। अशोक के समय, जिस समय अशोक सम्राट बना, अशोक के समय 5 भागों में बांटा गया था साम्राज्य। कितने में? 5 भागों में। अब 5 भागों में एक हो गया उत्तरापथ, अवंती, कलिंग, दक्षिणापथ, और एक और बच गया प्राची। कौन बच गया? प्राची। अब प्राची का अगर कैपिटल पूछ दे तो कैपिटल कहाँ हुआ करती थी? पाटलिपुत्र। कहाँ होती थी? पाटलिपुत्र में। और देखिए, अशोक को अभिलेखों का जनक कहते हैं। अशोक को क्या कहते हैं? अभिलेखों का जनक कहते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अमात्य का निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है? तो अमात्य उस समय किसे कहते थे? मंत्री और अधिकारी को कहते थे। क्या कहते थे? अमात्य। अब आ गया कौटिल्य। तो कौटिल्य के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कौटिल्य किसे कहते थे? तो कौटिल्य का अन्य नाम अगर देखें तो इन्हें चाणक्य कहते थे। इन्हें क्या कहते थे? चाणक्य। और इनका अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त। इनका अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। और देखिए, विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त के दरबार में आने से पहले किसके राज्य में रहा करते थे? ये रहते थे घनानंद के साम्राज्य में। लेकिन घनानंद ने इन्हें क्या किया? अपमानित करके दरबार से निकाल दिया। तो घनानंद के अपमानित करने के बाद विष्णुगुप्त एक शिष्य मिला इन्हें। कौन सा? इनका एक शिष्य हुआ है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की स्थापना किया? चंद्रगुप्त ने किस वंश की स्थापना किया? मौर्य वंश का। किस वंश का? मौर्य वंश का स्थापना कर दिया। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य, यह जो विष्णुगुप्त चाणक्य है, इन्होंने एक बुक लिखी थी। कौन? अर्थशास्त्र। बुक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र। बुक क्या थी? अर्थशास्त्र। अब देखिए, कौटिल्य द्वारा दिया गया सप्तांग सिद्धांत है। कौटिल्य ने 7 सिद्धांत दिया है। 7 सिद्धांत कौन कौन से? तीनों ने पहला दिया है राज्य। पहला क्या दिया है? सॉरी, राजा। पहला राजा। राजा को एक बॉडी से अगर दर्शाया तो राजा को क्या बोलते थे? सिर। दूसरे नंबर पर बताया है कि एक अमात्य होगा, और अमात्य को इन्होंने क्या बोला है? अमात्य को बोला है आंख। अमात्य को आंख। 3 नंबर पर इन्होंने बताया है कि जनपद। 3 नंबर पर जनपद। जनपद को इन्होंने क्या बोला है? जांग या जंघा। क्या बोला है? जंघा। चौथे नंबर पर बताया है कि दुर्ग। जो एक साम्राज्य में जो सब कुछ होता था, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग। दुर्ग को इन्होंने क्या बताया है? दुर्ग को बताया है इन्होंने बाह। बाह या भुजा। 5वें नंबर पर बताया है इन्होंने कोष। जो रुपया पैसा है, धन कोष है। कोष को इन्होंने बताया है मुख। उसके बाद 6ठे नंबर पर इन्होंने बताया है दंड सेना। दंड या सेना। इन्होंने इनका बताया है मस्तिष्क। क्या बताया है? मस्तिष्क। उसके बाद 7वें नंबर पर बताया है, 7वें नंबर पर मित्र। और मित्र को इन्होंने क्या कहा है? कान बताया है। तो देखिए, राजा को इन्होंने क्या बता दिया? सिर। अमात्य को आंख। जनपद को जंघा। वैसे ही दुर्ग को बाह, कोष को मुख, दंड सेना को मस्तिष्क और मित्र को कान बताया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? तो दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग। कौन था? दंती दुर्ग। अब राष्ट्रकूट वंश आ गया है, तो राष्ट्रकूट वंश में 2 चर्चित राजा हुए हैं। राष्ट्रकूट वंश में 2 चर्चित राजा हुए हैं। कौन सा? एक हुआ है कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम। और एक हुआ है
ध्रुव। कृष्ण प्रथम ने क्या किया? कुछ करोगे तभी तो नाम होगा। तो इन्होंने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। एलोरा का कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। और ध्रुव ने क्या किया? तो एक सुने होंगे कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष, कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष इन्होंने भाग लिया था। तो त्रिपक्षीय संघर्ष होगा तो तीन सेनाएं भी रही होंगी। तो एक पहला बात कि ध्रुव अगर है उसमें तो एक होगा राष्ट्रकूट वंश। कौन सा हो गया? राष्ट्रकूट वंश। दूसरा हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश। 3 नंबर पर आ जाएगा पाल वंश। कौन? पाल वंश। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक, राष्ट्रकूट वंश का कौन सा शासक था? ध्रुव। वैसे गुर्जर प्रतिहार का वत्सराज, और पाल वंश का कौन सा था? धर्मपाल। इसमें जीत किसकी होती है? जीत हो जाती है वत्सराज की। यानी कि कौन सा वंश जीत जाता है? गुर्जर प्रतिहार वंश में कौन राजा होता है? वत्सराज। और इसकी क्या हो जाती है? जीत होती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो तंजावुर में बृहदेश्वर का मंदिर का निर्माण कराया था राजा राज प्रथम ने। कौन? राजा राज प्रथम ने। तंजावुर के मंदिर को, ये जो दे रखा है, तंजावुर को और किस नाम से जानते हैं? तो इसको और तंजौर के मंदिर के नाम से जानते, तंजावुर या तंजौर मंदिर भी कहते हैं। ये कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। उसके बाद इसका निर्माण किसने कराया? तो इसका निर्माण कराया था चोल शासकों ने। कौन शासक? चोल शासक ने। चोल शासक में कौन था? तो राजा राज प्रथम ने, राजा राज प्रथम ने। ये जो बृहदेश्वर मंदिर है, इसका अगर अन्य नाम पूछ दे, सॉरी अन्य नाम पूछे, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं राज राजेश्वर का मंदिर। राज राजेश्वर का मंदिर। यहां तक सही। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन महान आदर्शों का उल्लेख किया गया है? विश्वास, राजकोषीय, व्यक्तिगत आस्था और उपासना इसका नहीं है। अवसर, आर्थिक, सामाजिक आस्था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये भी नहीं है। इसमें है अभिव्यक्ति, नागरिक, राजनीतिक, उपासना ये भी नहीं है। अब बात आती है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, उपासना, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बात आती है कि प्रस्तावना में, प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का क्या किया गया है? विस्तार या प्रकार दिया गया है। कौन कौन? विचार रखने की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, आस्था की। आस्था मतलब यही, इसी का मतलब क्या होता है? धर्म की। अस्थाई क्या है? धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अब इसमें तो पता चल गया। अब एक होता है कि न्याय कितने प्रकार का, न्याय का भी होगा। तो न्याय था 2 प्रकार का। कौन कौन? सॉरी, न्याय कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। एक सामाजिक न्याय। कौन सी न्याय? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय का क्या है? संविधान के प्रस्तावना में वर्गीकृत किया गया है। अब देखिए, बंधुत्व कितने प्रकार का? तो 1 प्रकार का। अब बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7।
प्रस्तावना को संविधान के राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया था? तो इसको किया था के.एम. मुंशी ने। किसने किया था? के.एम. मुंशी ने। अब प्रस्तावना को अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिया है। देखिए, प्रस्तावना में अगर हम देखें तो प्रस्तावना में संविधान की आत्मा किसने बोला? प्रस्तावना को संविधान का आत्मा किसने बोला? तो ठाकुरदास भार्गव ने। किसने बोला? ठाकुरदास भार्गव जी ने। अगर पूछ दे कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने बोला? परिचय पत्र किसने बोला? तो परिचय बोला था एन पालकीवाला ने। एन पालकीवाला। अगर मैं बोल दूं कि राजनीतिक अनुकुंडली किसने बोला था? राजनीतिक कुंडली किसने बोला था? तो ये थे के.एम. मुंशी। यही हमारा कौन सा था? विकल्प में भी दिया था। कौन? के.एम. मुंशी को। उसके बाद पूछ देता है कि प्रस्तावना को संविधान का मुख्य नोट या विचारों को जानने की कुंजी, विचारों को जानने की कुंजी किसने बोला था? तो इसको बोला था अर्नेस्ट वाकर ने। अर्नेस्ट वाकर ने। अब देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगर बोल दे संविधान का जनक कौन है? मुझे पता था सभी लोग क्या सोच रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लेकिन नहीं। कौन है? जेम्स मेडिसन। संविधान का जनक जेम्स मेडिसन। अगर भारतीय संविधान का जनक पूछे, भारतीय संविधान का जनक पूछेगा, तब हो जाए हमारा कौन? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, या इसी को क्या बोलते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस याचिका का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब ये जो हैबियस कॉर्पस है, इसमें दो तरह के, एक सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है और एक कौन करता है? हाई कोर्ट। तो इन दोनों से कुछ आर्टिकल भी संबंधित होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है और हाई कोर्ट कौन करता है? 226 के तहत। और सुप्रीम कोर्ट जो आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है, कितने प्रकार का जारी करता है? 5 प्रकार के रिट जारी करता है। अगर पांचों को याद करना हो तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको ट्रिक बता रखा है कि बंदी पति पर उत्प्रेषण का अधिकार, उत्प्रेषण का अधिकार। तब बंदी से बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। पर से पति से प्रतिषेध, प्रतिषेध। पर से परमादेश। चौथा हो जाएगा उत्प्रेषण का अधिकार, उत्प्रेषण का अधिकार। अधिकार से क्या हो जाएगा? अधिकार प्रेक्षा, अधिकार प्रेक्षा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी प्रकार के मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए? तो ये होता है अनुच्छेद नंबर 42 के तहत। अनुच्छेद नंबर 42 के तहत किसी कामकाजी महिला पर
उसके मातृत्व जब वो माता बनने वाली होती हैं तो उन्हें क्या मिलना चाहिए, कुछ लीव मिलना चाहिए, और लीव के समय उनका पेमेंट कट नहीं होना चाहिए। अब जो शेष बच गया उनको भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 43 क्या कहता है? अनुच्छेद 43 कहता है मजदूरों को उचित मजदूरी, जो मजदूर काम कर रहे हैं तो मजदूरों को उचित मजदूरी मिलनी चाहिए। अब बढ़िया, अनुच्छेद 44 क्या कहता है? समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता। अब समान नागरिक संहिता तब ये होता है कि सबसे पहले कौन लागू किया, सबसे पहले किसने लागू किया, और सबसे लास्ट में लागू किसने किया। तो सबसे पहले लागू किया है कौन? तो ये लागू किया था गोवा। सबसे पहले लागू करने वाला समान नागरिक संहिता कौन लागू किया था? तो गोवा। और गोवा कब लागू किया था? तो ये पुर्तगालियों के समय से ही लागू है, पुर्तगालियों के समय से ही लागू है। आई बात समझ में? अगर आजादी के बाद पूछ ले, अगर आजादी के बाद पूछ ले तो आजादी के बाद लागू करने वाला कौन सा है? उत्तराखंड। कौन? उत्तराखंड। कब लागू किया? 2024 में इसने क्या किया? अधिनियम बनाया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी धुआंधार जलप्रपात को बनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है, बनाती है? तो धुआंधार जलप्रपात है कहाँ? तो ये है जबलपुर एमपी में, जबलपुर मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? तो ये भेड़ा घाट में। कहाँ पर? भेड़ा घाट से। और ये जो निकलती है, ये कहाँ से निकलती है? तो ये नर्मदा नदी बनाती है। कौन? ये धुआंधार जलप्रपात। नर्मदा नदी एक और बनाती है, सरदार सरोवर परियोजना, नाम सुने होंगे। ये भी किस पर है? इसी पर है, सरदार सरोवर बांध और परियोजना, ये दोनों है, बांध परियोजना। अब देखिए, महानदी पर कौन सा है? तो एक हीराकुंड बांध। महानदी पर कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है। अब बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी नदी, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है? तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी का होता है? तो ये होती है मांडवी। कौन नदी? मांडवी। मांडवी कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के पश्चिमी घाट से, कर्नाटक के पश्चिमी घाट से। अब बात आती है बनास की। तो बनास कहाँ से निकलती है? ये राजसमंद से निकलती है। राजसमंद ये है कहाँ? तो ये राजस्थान से निकलती है, राजस्थान से, अरावली की खमनोर पहाड़ी से। अब बात आती है कि लूनी कहाँ से निकलती है? तो लूनी निकलती है अजमेर से। अजमेर भी कहाँ है? राजस्थान में। और कहाँ से? अरावली श्रेणी की नागा पहाड़ी से, नागा पहाड़ी से निकलती है। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ये सबको पता है, बुलर झील। और बुलर झील है कहाँ? ते है J&K में। लोकटक झील कहाँ है? तो लोकटक झील है मणिपुर। कौन सी? मणिपुर में। अब मणिपुर में ही कौन सा एक उद्यान है? लटकता हुआ उद्यान, क्या बोलते हैं? किबू लामजाओ, किबू लामजाओ, किबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। बड़ा पानी कहाँ है? बड़ा पानी को ही एक और नाम से जानते हैं, उमियम झील। कौन सी झील? उमियम झील। ये भी कहाँ है? ये है मेघालय में, मेघालय में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं? तो
भूकंप तरंगों में अनुदैर्ध्य तरंग अगर बोलेगे तो ये आती है प्राइमरी तरंगे। कौन सी? प्राइमरी तरंगे। प्राइमरी तरंगे किस किस में चल सकती हैं? ठोस, जल और किस में? गैस। ये तीनों में चल जाती है। और सबसे तेज अगर बोलेंगे तो सबसे ज़्यादा स्पीड अगर इसकी किसी में होती है, सबसे ज़्यादा स्पीड किस में होगी? ठोस में होगी। उसके बाद अगर भूकंप आता है तो भूकंप आने पर कौन सी गैस बढ़ जाती है? रेडान गैस निकलती है। कौन सी गैस? रेडान गैस अब बढ़ती है। सबसे अगर विनाशकारी पूछ दे तो ये इस तरंगे जो हैं क्या हैं? ये सबसे विनाशकारी हैं। क्या है? सबसे विनाशकारी तरंगे हैं। कौन सी? एस तरंगे। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है? तो जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ने वाली कौन सी है? सुंडा। कौन सी? सुंडा जल संधि। अब बात आती है कि अब जो शेष बच गए उनको भी जान लीजिए। मलक्का किसे किसे जोड़ती है? अंडमान सागर और अंडमान सागर प्लस दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। अब पाक किस किस किसे जोड़ता है? तो मन्नार की खाड़ी। इसी दिन मैं 21 साथ पूरी जितनी खाड़ियां हैं, ये क्या बोलते हैं, जल संधियां हैं, इनको एक ही साथ पढ़ाता हूँ। मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। उस दिन पूरा एकदम फिगर के साथ बताएंगे, एकदम याद हो जाएगी। मन्नार की खाड़ी। और कुक किस में है? ये जोड़ता है दक्षिण प्रशांत सागर को, दक्षिण प्रशांत महासागर प्लस तस्मान सागर को। किसे किसे जोड़ लिया? दक्षिण प्रशांत महासागर और तस्मान सागर को जोड़ लेगा। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? तो ये कौन सी है? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की अगर लेंथ पूछ ले तो 1965 मीटर। गोदावरी नदी के और बारे में जान लीजिए। तो अगर पूछ ले तो इसे बोलते हैं दक्षिण की गंगा। क्या बोलते हैं? दक्षिण की गंगा। किसे? गोदावरी को। अगर इसी में से एक क्वेश्चन बहुत खतरनाक बन जाता है कि अगर दक्षिण भारत की गंगा पूछ ली, दक्षिण की गंगा तो कौन हो गई? गोदावरी हो गई। लेकिन दक्षिण भारत की गंगा पूछ ले तो ये आ जाती है कावेरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ हो जाता है। दक्षिण की गंगा कौन सी? गोदावरी। लेकिन दक्षिण भारत की गंगा कौन सी हो जाती है? कावेरी हो जाती है। अगर दक्षिण भारत की गंगा पर पूछ ले यानी गोदावरी पर, तो कौन कौन सी नदी बसा है? संभाजीनगर। संभाजी नगर बसा है। और कौन? निजामाबाद। निजामाबाद। और क्या बसा है? नासिक बसा है। और क्या बसा है? इतना देखिए बहुत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। हार्नबिल महोत्सव कितने दिनों का होता है? तो हार्नबिल महोत्सव कितने दिन का होता है? 10 दिनों का होता है। और हार्नबिल महोत्सव मनाया कहाँ जाता है? तो ये मनाया जाता है नागालैंड में। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। ये नागालैंड में कब से कब तक मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर से शुरू होकर कब तक मनाते हैं? 10 दिसंबर तक। और ये किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो हार्नबिल पक्षी के उपलक्ष्य में। हार्नबिल पक्षी के उपलक्ष्य में। अब बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, निम्नलिखित में से किस त्योहार को विजय उत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो हम्पी उत्सव को किस उत्सव मनाते हैं? विजय उत्सव में। ये कहाँ है? तो ये कर्नाटक में मनाया जाता है। हम्पी उत्सव कर्नाटक में। गंगा सागर कहाँ मनाया जाता है? वेस्ट बंगाल में। उसके बाद पुष्कर मेला, ये मनाया जाता है राजस्थान में। उसके बाद कोणार्क। कोणार्क कहाँ मनाया जाएगा? नाम सही हो जाएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर हुआ, कोणार्क नृत्य महोत्सव हुआ, ये कहाँ हो जाएंगे? उड़ीसा में हो जाएंगे।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। कंदरिया महादेव मंदिर में अनुष्ठानिक पूजा स्थान था कोई, वही पूछ रहा है, नाम पूछ रहा है, जहां केवल राजा और उनके परिवार के लोग एवं पुजारी एकत्रित होते थे। तो कौन सा स्थान होगा? गर्भगृह। अब ये कंदरिया महादेव का मंदिर है कहाँ, तो उसके बारे में देखिए। तो ये अगर स्थान पूछ ले तो स्थान है खजुराहो। खजुराहो, और खजुराहो पड़ता कहाँ है? तो ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। अगर पूछ ले कि ये किस शैली में बना हुआ है, जो कंदरिया महादेव का मंदिर है, तो ये बना है नागर शैली में। किसमें? नागर शैली में। अब देखिए ये किस भगवान को समर्पित है? कोई भगवान भी होंगे अगर मंदिर है तो ये शिव भगवान को समर्पित है। शिव को समर्पित है। अब बढ़िए, इसका अगर अन्य नाम पूछ ले, देखिए एक एक से एकदम धड़ल्ले से क्वेश्चन बन रहे हैं। अन्य नाम पूछ ले तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चतुर्भुज मंदिर। देखिए अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही है तो तुरंत धकाधक क्या करें? लाइक ठोकिए। चतुर्भुज मंदिर हो गया, सॉरी चतुर्भुज मंदिर हो जाएगा। अब एक और बात आती है कि इसे बोला जाता है कि ये कब विश्व धरोहर में शामिल हुआ, तो 1986 में इसे विश्व धरोहर में क्या कर लिया गया? शामिल कर लिया गया। विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया। अब बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रहा है, ऐरावतेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में है? तो ऐरावतेश्वर मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में अगर पूछ ले तो कहाँ है? कुंभकोणम में। कुंभकोणम में, कुंभकोणम तमिलनाडु में। ये किस शैली में बना है ऐरावतेश्वर मंदिर? इसकी भी कोई शैली होगी, तो ये बना है द्रविड़ शैली में। किसमें? द्रविड़ शैली में। अगर पूछ ले कि इसे बनवाया किसने था, तो 12वीं सदी में चोल शासक राजा राज प्रथम हुआ करता था, सॉरी राजा राज द्वितीय द्वारा। चोल शासक राजा राज द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। और इसे कब? इसे 2004 में विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया। विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी की आत्मकथा है? तो अगर पूछ ले कि भारत की फर्स्ट महिला न्यायाधीश कौन थी? न्यायाधीश कौन थी? तो थी अन्ना चांडी। अन्ना चांडी। अगर पूछ ले कि भारत की फर्स्ट महिला मुख्य न्यायाधीश कहाँ की? हाई कोर्ट की। तो कौन थी? लीला सेठ। कौन हो जाएंगी? लीला सेठ। अगर हाई कोर्ट की जगह यहीं पूछ दे सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम भारत की फर्स्ट महिला मुख्य न्यायाधीश कौन? सुप्रीम कोर्ट की। तो क्या हो जाएंगी? मीरा साहेब फातिमा बीबी हो जाएंगी। अब बढ़िए, जो इनकी आत्मकथा है, इनकी आत्मकथा का नाम ही क्या थी? आत्मकथा के नाम से ही किया थी। अब बात आती है आत्मा वृतांता किसकी है? तो आत्मा वृतांता है मणिलाल ननूभाई द्विवेदी की। अब एक बच गई एंते कथा। तो एंती कथा किसकी है? कमला सुरैया की है। किसकी है? कमला